आज की केस लॉ चर्चा में आपका स्वागत है। डॉक्टर बियोंसी लैशराम बनाम मणिपुर राज्य व अन्य रिट याचिका सिविल संख्या 392 वर्ष 2024। ये चर्चा आप तक लाई है स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, सटीक और गोपनीय बहुभाषीय कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए आपका विश्वसनीय साथी। आज हम मणिपुर उच्च न्यायालय के एक कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण फैसले पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा एक बहुत अहम मामला है। हाँ, खास तौर पर उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में नाम और जेंडर अपडेट करवाने के अधिकार से। सही कहा। तो देखते हैं कि मामला क्या था। तो याचिकाकर्ता डॉक्टर बियोंसी लैशराम, जन्म के समय वो पुरुष थी और सारे सर्टिफिकेट्स मतलब स्कूल कॉलेज के उनमें नाम बोबोई लैशराम और लिंग पुरुष लिखा था। फिर 2019 में उन्होंने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की। जी, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट से उन्हें बाकायदा एक ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और आई कार्ड मिला, जिसमें नया नाम डॉक्टर बियोंसी लैशरम और लिंग महिला दर्ज था। हाँ, और उनका आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड ये सब भी अपडेट हो गया था इसी आधार पर। लेकिन असल दिक्कत तब आई जब वो अपने पुराने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपडेट करवाने गई, मतलब 10वीं 12वीं MBBS की डिग्री। हाँ, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मणिपुर, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद मणिपुर और मणिपुर विश्वविद्यालय MU को अप्रोच किया और इन संस्थानों ने मना कर दिया। बिल्कुल, और इसीलिए फिर वो हाई कोर्ट गई। तो यहाँ पर मुख्य कानूनी सवाल क्या बना? देखिए, सवाल यही था कि क्या ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 और उसके नियम 2020 के तहत एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में अपना नया नाम और जेंडर अपडेट करवा सकता है या नहीं। ठीक है, तो याचिकाकर्ता की तरफ से क्या दलीलें दी गई? सीनियर एडवोकेट सुश्री जैना कोठारी थी शायद। जी, सुश्री कोठारी ने सबसे पहले तो नालसा बनाम भारत संघ केस का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क जजमेंट। हाँ, जिसमें सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर के अधिकार को मान्यता मिली थी, एक मौलिक अधिकार के तौर पर। बिल्कुल। फिर उन्होंने एक्ट की धारा 5, 6 और खासकर धारा 7 पर जोर दिया। धारा 7 में क्या है? धारा 7(3) कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने सर्जरी के बाद अपना जेंडर बदला है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने संशोधित सर्टिफिकेट जारी किया है, तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर वो व्यक्ति अपने बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य सभी आधिकारिक दस्तावेजों में अपना पहला नाम और जेंडर बदलवाने का हकदार है। अन्य सभी आधिकारिक दस्तावेज? और इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आते हैं? हाँ, यहीं पर ट्रांसजेंडर नियम 2020 का रोल आता है। उसके एनेक्स्चर ए में आधिकारिक दस्तावेज की लिस्ट दी गई है और उसमें साफ साफ स्कूल, बोर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट शामिल हैं। अच्छा, मतलब कानून में तो स्थिति काफी साफ है। जी, उन्होंने मद्रास और कर्नाटक हाईकोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का भी जिक्र किया था। और दूसरी तरफ संस्थानों का क्या कहना था? राज्य सरकार, बोसम, कोसेम, MU। राज्य सरकार ने तो कहा कि हमने सर्टिफिकेट दे दिया, हमारा काम हो गया। BOSM मतलब जो स्कूल बोर्ड है जी, उनका तर्क था कि भाई हमारे नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जेंडर बदलने के बाद नाम या जेंडर बदला जाए। अरे, एक्ट आने के बाद भी ये तर्क? हाँ, यही बात है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे हाईकोर्ट के फैसले हम पर बाध्यकारी नहीं है। अच्छा। और कोसेम और यूनिवर्सिटी? उनका कहना था कि ये काम सिलसिलेवार होना चाहिए, पहले 10वीं के सर्टिफिकेट में बदलाव हो, जो बोसम करेगा तब हम करेंगे। मतलब एक दूसरे पे टाल रहे थे। कुछ ऐसा ही। और उन्होंने एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक का भी मुद्दा उठाया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेट में याचिकाकर्ता के पुराने नाम की स्पेलिंग में बायबॉय लिखा था बोबॉय की जगह। एक मामूली टाइपों का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। जी, तो ये थे दोनों पक्षों के तर्क। तो फिर मणिपुर हाईकोर्ट ने क्या पाया? कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी? सबसे पहले तो कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वो याचिकाकर्ता का नाम छुपा नहीं रहे हैं, जैसा कि अक्सर सेंसिटिव मामलों में होता है, क्योंकि वो एक प्रेरणा है, कोई विक्टिम नहीं। ये वाकई एक अच्छी सोच है। बिल्कुल। फिर कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एक्ट और नियमों के मकसद को देखा कि ये एक्ट नालसा जजमेंट की भावना के अनुरूप बना है, ताकि भेदभाव खत्म हो और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गरिमा, समानता मिले। और एक्ट के प्रोविजंस पर कोर्ट ने क्या कहा? वो धारा 7(3) और नियमों वाली बात। कोर्ट ने साफ किया कि धारा 4 सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर को मान्यता देती है। धारा 6 और 7 सर्टिफिकेट जारी करने और संशोधित करने की प्रक्रिया बताते हैं।
और धारा 7(3) जैसा हमने डिस्कस किया, वो अन्य सभी औद्योगिक दस्तावेजों में बदलाव का अधिकार देती है। और नियम 2D और एनेक्स्चर 1 ने ये साफ कर दिया कि आधिकारिक दस्तावेज में एजुकेशनल सर्टिफिकेट शामिल है। जी हाँ, कोर्ट ने माना कि ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन फिर वो संस्थानों के नियमों वाली बात कि उनमें प्रावधान नहीं है, उसका क्या हुआ? मामला तो वहीं फंसा था। हाँ, और यहीं पर कोर्ट ने एक्ट की धारा 20 पर फोकस किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 20, उसमें क्या है? धारा 20 कहती है कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट किसी भी दूसरे मौजूदा कानून के अलावा है, न कि उसे कमजोर करने के लिए। मतलब इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसजेंडर एक्ट के प्रावधानों को, खासकर धारा 6 और 7 को, संस्थानों के मौजूदा नियमों या रेगुलेशंस में पढ़ा जाना चाहिए, उन्हें शामिल माना जाना चाहिए। यानी अगर संस्थान के नियम चुप हैं या एक्ट के खिलाफ भी हैं, तो भी एक्ट ही माना जाएगा। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई टकराव है तो स्पेशल लॉ ट्रांसजेंडर एक्ट जनरल लॉ संस्थान के नियम पर हावी होगा। ये स्थापित कानूनी सिद्धांत है। इसके लिए कोई केस लॉ भी बताया कोर्ट ने? हाँ, कोर्ट ने माया मैथ्यू बनाम केरल राज्य और कुछ अन्य मामलों का हवाला दिया ये समझाने के लिए। तो बोजेम का ये तर्क कि हमारे नियमों में नहीं है, वो टिक नहीं पाया। सही है। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक्स बनाम डीन केस का भी जिक्र किया, जिसमें ऐसा ही निर्देश दिया गया था। और वो जो COSM और यूनिवर्सिटी कह रहे थे कि पहले बोजिम करे फिर हम करेंगे, उस तर्क को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि एक्ट हर एस्टैब्लिशमेंट यानी हर संस्थान पर स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी डालता है। ये नहीं कह सकते कि पहले वो करे तब हम करेंगे। और नाम की स्पेलिंग मिस्टेक, कोर्ट ने कहा कि ये एक मामूली टाइपोग्राफिकल एरर है और इसकी वजह से याचिकाकर्ता को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मूल नाम बोबोई लैशराम ही पढ़ा जाए। तो मतलब कोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक में फैसला दिया। हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार कर ली। और निर्देश क्या दिया? कोर्ट ने बोसिम, कोहुसेम, मणिपुर यूनिवर्सिटी और मणिपुर मेडिकल काउंसिल, इन सबको निर्देश दिया कि आदेश मिलने के 1 महीने के अंदर याचिकाकर्ता को नए सर्टिफिकेट जारी करे। नए नाम डॉक्टर बियोंसी लशराम और लिंग महिला के साथ। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं। और क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने एक व्यापक निर्देश भी दिया। कहा कि मणिपुर राज्य के सभी संस्थान अपने मौजूदा नियमों और रेगुलेशंस में ट्रांसजेंडर एक्ट की धारा 6 और 7 को शामिल करें। सभी संस्थान, ये तो बड़ा निर्देश है। हाँ, और जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक धारा 20 के आधार पर ये माना जाएगा कि ये प्रावधान उनके नियमों में ऑलरेडी पढ़े जा चुके हैं, मतलब लागू माने जाएंगे। अच्छा, और इसके लिए सरकार को भी कुछ करने को कहा? जी, चीफ सेक्रेटरी मणिपुर सरकार को कहा गया है कि वो इस संबंध में सभी संस्थानों को जरूरी निर्देश जारी करें। तो इस फैसले का आगे क्या असर होगा? भविष्य के मामलों के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये फैसला एक तरह से नज़ीर बन गया है। ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के इस अधिकार को बहुत मजबूती से स्थापित करता है कि वो अपने सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, खासकर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में अपनी सेल्फ आइडेंटिफाइड पहचान दर्ज करवा सकें। और संस्थानों के लिए? संस्थानों के लिए ये एक स्पष्ट संदेश है कि वो नियमों का बहाना बनाकर या प्रक्रियात्मक अड़चनें लगाकर किसी के कानूनी अधिकार को नकार नहीं सकते। उन्हें अपने नियम अपडेट करने होंगे और एक्ट का पालन करना होगा। तो ये भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मजबूत आधार देगा। निश्चित रूप से ये समानता और गरिमा की दिशा में एक अहम कदम है। बिल्कुल, कानून तो बन गया और अब कोर्ट ने उसे लागू भी करवा दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बदलाव सिस्टम में आसानी से आएगा या हर किसी को अपने हक के लिए इसी तरह लड़ना पड़ेगा? ये सवाल तो है। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद प्रक्रियाएं आसान होंगी। आज की केस लॉ चर्चा आप तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है।